जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के टॉपिक में हम आप सभी लोगों के लिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए 49 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। साथियों, किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? स, ह, च, छ, स, री, ट, ठ, स, त, थ, द, अ, क, ख, ग। तो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्ध है साथियों? तो स, री, ट, ठ। ठीक है, ये आपका मूर्धा स्थान है। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान देख लीजिए। कंठ में आते हैं अ, क, ख, ग, घ, अंगा, अह और ह। तालु में ई, च वर्ग, य और श आते हैं। मूर्धा में री, ट वर्ग, र, श आता है। और दंत में री आता है, त वर्ग आता है, ल, स आता है। ओष्ठ में उ आता है, उ आता है, प वर्ग आता है। नासिका में यम, अंगाड़, न आता है। और कंठ तालु में ऐ आता है। कंठोष्ठ में ओ, औ आता है। दंत ओष्ठ में केवल ओ, व आता है। ठीक है, तो ये था आपका टेबल। अगला प्रश्न है साथियों, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, अयादि संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या फिर स्वर संधि होगी? तो बताइए, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य साथियों व्यंजन संधि होगी। ठीक है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि जो होगी वो व्यंजन संधि होगी, क्योंकि स्वर स्वर मिल जाते हैं तब तो स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, बाकी विसर्ग का जब प्रयोग स्वर या व्यंजन के साथ होगा तो वहाँ पे विसर्ग हो जाएगी। बाकी व्यंजन का ही होता है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो व्यंजन संधि होता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह, नाक, मुंह, ओष्ठ। तो अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों, वो नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका माने नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि आप देखिए, हंसना, आँख, ऊंट, मैं, है, सरसों, परसों आदि में चंद्र बिंदु या केवल बिंदु आया है तो वह अनुनासिक है साथियों। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर का होता है, विसर्ग और व्यंजन का होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का होता है, विसर्ग के साथ विसर्ग का होता है। तो विसर्ग संधि में किसका मेल होता है साथियों? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर एवं व्यंजन का मेल होता है। जैसे निधन आशा बराबर निराशा हो गया, निधन रोग बराबर निरोग हो गया। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है वह इनमें एक। तो संज्ञा के रूप में इनमें से क्या प्रयोग किया गया है साथियों? तो एक जो है वो एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, इस वाक्य में एक जो है संज्ञा के रूप में है, वह जो है सर्वनाम के रूप में, और है जो है वह सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे वह इनमें से आयुष को जानता है। कोणार्क का संधि विच्छेद है, क्या है? कोण धन क, कोण धन आर्क, कोण धन अर्क, कोणाधन अर्क। तो कोणार्क का जो संधि विच्छेद होगा साथियों, वो कोण धन अर्क होगा, बराबर कोणार्क हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ख, ग, ज, घ। तो साथियों, ख जो है वो आपका अघोष है। ख व्यंजन अघोष है। जब किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो वह सघोष वर्ण, तथा जहां पर कंपन न हो वह अघोष वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या 13 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। किस क्रम में निश्चय वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या? तुम कॉलेज कब जाओगे? इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है साथियों?
तो इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है साथियों। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि सर्वनाम शब्द आते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, संबंध है या फिर अपादान है? तो साथियों क्या है? अपादान है, क्योंकि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अलगाव की स्थिति में, अलगाव होने की स्थिति में साथियों अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे अलग ही है। ठीक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं या फिर सहायक क्रिया कहते हैं। तो साथियों सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। मेरे हाथ में कलम है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर संबंध कारक है? तो साथियों मेरे हाथ में कलम है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो आधार होता है, अर्थात जिस आधार पर कोई क्रिया की जाती है, वह अधिकरण कारक कहलाती है। जैसे नाव जल में तैरती है, में, पर, पे, भीतर, ये सब क्या परसर्ग हैं अधिकरण कारक के। अगर ये सब मिलते हैं तो अधिकरण कारक हो जाएगा। दुकान पर जो है अधिकरण कारक का परसर्ग है। तो इस तरीके से अधिकरण कारक हो जाएगा साथियों। संधि और समास में क्या समानता है आप बता सकते हैं? संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। दोनों ही शब्दों का संक्षिप्त करते हैं, दोनों में ही विकार होता है। संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं साथियों, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। यही होता है संधि और समास में समानता, कि दोनों ही क्या होती हैं? शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। तो साथियों श्याम सुंदर में जो है वो कर्मधारय समास है, क्योंकि अगर हम श्याम सुंदर का समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? बताइए, आप सभी बताइए क्या हो सकता है श्याम सुंदर? क्योंकि जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। सतसई 700 का समाहार द्विगु समास होता है। राजगृह, राजा गृह तत्पुरुष समास। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, जिसे द्विगु समास या बहुब्रीहि समास कहते हैं। जब कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है साथियों तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है। और पहला पद अगर संख्यावाची हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। द्विगु समास अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप बहुब्रीहि समास अवश्य लगा देंगे। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का, परंतु। तो इनमें विकारी शब्द का उदाहरण साथियों लड़का है। विकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो जब परिवर्तन होता रहता है ना, इनके शब्दों का जो रूप होता है वो परिवर्तन होता रहता है, तो वहाँ पे विकारी शब्द होते हैं। घास फूस में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। तो घास फूस में साथियों द्वंद्व समास है। घास फूस का अगर हम समास विग्रह करें तो घास और फूस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद यहाँ पे प्रधान हैं। दिए गए शब्द घास फूस में द्वंद्व समास है। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनका विग्रह करने पर योजक चिन्ह स्वयं या और अथवा का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पंख में पैदा हो जो, उसे क्या कहते हैं? कमल कहते हैं, जास्मीन कहते हैं, गुलाब कहते हैं या फिर सिंह कहते हैं। तो जो पंख में पैदा हो माने कीचड़ में पैदा हो उसे हम कमल कहते हैं साथियों। पंकज, पंख में पैदा हो अर्थात कमल, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है साथियों, क्योंकि अन्य पद प्रधान हो रहा है ना। पंक धन ज बराबर होता है पंकज, तो तीसरा पद जब प्रधान हो जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास। संज्ञा का भेद नहीं है।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा। इसमें से 5 भेद में से ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो संज्ञा का भेद नहीं है साथियों? तो निजवाचक, जो निजवाचक है वो संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, तो संज्ञा का नहीं है तो किसका भेद है साथियों? निजवाचक जो है संज्ञा का नहीं बल्कि सर्वनाम का भेद है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, वह अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज हुई है। तो साथियों यहाँ पे जो रेखांकित शब्द हैं इनमें गुणवाचक विशेषण है। तो किसमें किसमें गुणवाचक विशेषण है ये ई तक आप देख लीजिए, इतना देखिए, उसके बाद आपको बताना है कि किसमें किसमें गुणवाचक विशेषण है। तो बताइए साथियों, रेखांकित शब्द देखिए, क्या ये गुणवाचक विशेषण है? क्या ये गुणवाचक विशेषण है? तो साथियों लंबा आदमी इस घर का मालिक है। लंबा, तो लंबा आपका आदमी, लंबा जो है एक विशेषण शब्द है साथियों। ठीक है, आदमी की विशेषता बता रहा है, आदमी कैसा है, लंबा है। और तुमने मेरी नीली कमीज देखी, कमीज देखी, कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी है, नीली है। तो पहले में है विशेषण, दूसरे में भी है विशेषण, और तीसरा वह अच्छा लड़का है। अच्छा भी लड़का की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे सी भी हो जाएगा। इस साल कम उपज हुई है, उपज की विशेषता नहीं बताई जा रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये विशेषण नहीं होगा। यह मकान है, इसमें भी मकान की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। तो यहाँ पे ए और बी और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कोट भाषा में आप आंसर कर दीजिए, ए बी और सी आपका राइट हो जाएगा। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। छात्र छात्रा, प्रौढ़ प्रौढ़ा, आयुष्मान आयुष्मती, सांप सांपनी। तो साथियों लिंग के आधार पर जो असंगत युग्म है वो सांप और सांपनी है। ठीक है, सांप सांपनी जो है क्या है, असंगत युग्म है। साथियों इसका जो संगत युग्म होगा वो सांप और सांपिन, सांपिन होता है, सांपनी नहीं। ठीक है, कंठ का विशेषण होगा कंठी, काठी, कंठक, कंठ्य। तो कंठ का जो विशेषण होगा वो कंठ्य होगा साथियों। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो पुल्लिंग शब्द आपका राष्ट्र है। देशों के नाम व राष्ट्र पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे भारत, चीन, ईरान, जापान आदि, जबकि इच्छा, रक्षा और योग्यता शब्द स्त्रीलिंग हैं। भाव, भाषा, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 0, 1, 3 या फिर 2? तो साथियों 2। ठीक है, भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में 2 शब्द स्त्रीलिंग हैं। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं साथियों, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। साथियों भाषा और बोली ये दोनों शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, इसलिए 2 शब्दों को स्त्रीलिंग बताया गया है। जबकि भाव जो है आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही बहुत कम सोता है। तो सब साथियों सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया में क्या का प्रश्न लगाएं और उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया, नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। माने जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का या फिर पौधा। तो साथियों सहायता जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा। सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा, जबकि पुस्तक का बहुवचन पुस्तक, लड़का का लड़के, पौधा का पौधे होता है, लेकिन सहायता का सहायते नहीं होता, सहायता करो सहायता करो। ठीक है, बहु का बहुवचन क्या है? बहुएं, बहुओं, बहुओं, बहु।
तो बहु का बहुवचन क्या होगा साथियों? तो बहुएं जो है वो बहु का बहुवचन होता है। ठीक है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? वह बीमार है, आप बीमार हो गए थे, मैं आप चली जाऊंगी, वह चली गई। मध्यम पुरुष। तो साथियों वह आप बीमार हो गए थे, इसमें मध्यम पुरुष, तुम, आप, ये क्या है? मध्यम पुरुष के उदाहरण है। तो तुम, आप, पुरुष, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनके 3 भेद होते हैं साथियों। एक उत्तम पुरुष, एक मध्य पुरुष, एक अन्य पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप आते हैं, तो तुम, आप। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु हेतु मध्य वर्तमान। तो साथियों वर्तमान काल का भेद नहीं है, वो है हेतु हेतु मध्य वर्तमान। हेतु हेतु मध्य वर्तमान वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और एक संभाव्य वर्तमान काल। इसी प्रकार से साथियों भूतकाल एवं भविष्य काल का विवरण है। तो भूतकाल के भेद जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मध्य भूत होता है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मध्य भविष्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सूरज भान आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है, मोहन खाएगा। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राहुल काम करता है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। अगर मैं क्या करता है तो काम निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है साथियों, अकर्मक क्रिया नहीं है। तो अकर्मक क्रिया नहीं है, माने प्रश्न पूछ रहा है सकर्मक क्रिया। तो राहुल काम करता है, ये आपका अकर्मक क्रिया नहीं है, माने सकर्मक क्रिया है। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत। तो साथियों सामान्य भविष्य, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, गागेगी आएगा तो ये भविष्य में ही होगा, तो सामान्य भविष्य है। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। साथियों धीरे धीरे जो शब्द है ना, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो साथियों क्या है? स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा है साथियों। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है साथियों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक या फिर कालवाचक। साथियों इसमें भी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इस वाक्य में जल्दी जल्दी जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिस अविकारी शब्द से क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में पता चलता है वह अविकारी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5 या फिर 3? तो बताइए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? साथियों 3 विशेषण हैं। ठीक है। कला और सौंदर्य शब्द संज्ञा है साथियों, कला और सौंदर्य, कला और सौंदर्य शब्द संज्ञा हैं, बाकी विशेषण हैं। अंतिम, अंतिम हो गया आपका, सर्वोच्च हो गया और ध्येय हो गया, ये तीनों शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय ये तीनों शब्द विशेषण हैं, बाकी कला और सौंदर्य शब्द क्या हैं? आपके संज्ञा हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, उसी को कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात इत एव अथवा आजन्म। तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है साथियों? तो आजन्म जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है।
उपयुक्त विकल्पों में से आजन्म शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। शेष शब्द अर्थात एत एव अथवा समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक ऐसे पद अव्यय होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों या पदों को परस्पर जोड़ते हैं। साथियों, इनके दो भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है। आवरण शब्द का विलोम है, क्या है? अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो आवरण शब्द का जो विलोम है साथियों वो है अनावरण। ठीक है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मुझे, हमें, उन्हें, तुम्हें। तो साथियों उन्हें जो है मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। अक्स, नजरिया, लोचन, इनमें से कोई नहीं। तो आंख शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वो होगा लोचन। ठीक है। आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अंबक होता है। अक्स का प्रतिबिंब, छाया आदि होता है। नजरिया का दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य आदि होता है साथियों। आहूत का विलोम शब्द क्या है? हूत, अनहूत, अपहूत, अनाहूत। आहूत का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा अनाहूत। ठीक है। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? व्यवहार, आकांक्षा, आदत, चाल, चलन। तो साथियों आकांक्षा जो है वो आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? शेषनाग, अंतहीन, आकाश, आशा। तो कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है साथियों? तो आशा जो है वो अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, औपचारिक पत्र। तो क्या कहेंगे साथियों? औपचारिक पत्र कहेंगे। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? खुशी के, असंतोष के, दुख के, संतोष के। साथियों ये कृतिका भागतु और क्षितिज भागतु दोनों पुस्तक में से किसी एक पुस्तक का प्रश्न है। ये आप बताएंगे कि ये किस पुस्तक से प्रश्न है और कौन से पाठ का है, कौन से चैप्टर का है। ये आप अपने मन में बता लीजिएगा, मत कमेंट करिएगा, लेकिन आप अपने से एक बार जानने की कोशिश करिएगा कि ये किस पुस्तक से है। और अगर मान लो किसी एक पुस्तक कृतिका भागतु या क्षितिज भागतु से है तो वो किस पाठ का है और उस पाठ के लेखक कौन है, ये आपको अपने मन में सोच लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी भी आपकी प्रैक्टिस सेट कमज़ोर है। आप अपने आप को पेपर 1 में मजबूत करिए और आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट पे साथियों हम आप लोगों के लिए पेपर 1 का भी प्रैक्टिस सेट लाना शुरू कर देंगे, जिसमें आपको 20-25 प्रश्न लाएंगे डेली और उसमें आपको प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद जैसे ये प्रश्न पूछा है ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे भी कि किस पाठ का है, कौन से पुस्तक का है, ये सारी डिटेल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताइएगा ताकि हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकें जब आपका कंप्लीट न हो। तो बताइए साथियों क्या होगा? तो असंतोष के, ठीक है, कैसा भाव था उनका? असंतोष का भाव था। निम्नलिखित में कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र, अंक तालिका की नई प्राप्ति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र, अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र, या फिर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। क्या होगा? तो साथियों इसमें जो औपचारिक पत्र नहीं है वो है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। ठीक है, ये औपचारिक पत्र नहीं है। जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या हैं? अन्यायी हैं, पागल हैं, अशिक्षित हैं, इनमें से कोई नहीं। साथियों क्या हैं? वो अन्यायी हैं। भाई शिक्षा तो सबका अधिकार है, क्यों नहीं करने दे रहे हो? जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। साथियों क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। जो सेवा करे सो मेवा पावे। अगला प्रश्न है आगत का विलोम शब्द है अनागत, पागल, अशिक्षित, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों? तो आगत का जो विलोम होगा वो अनागत होगा।
आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद, हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज अमोद, शाल उल्लास। तो मोद और हर्ष जो है वो आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है साथियों। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। लोकोक्ति का अर्थ है शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। क्या हो सकता है साथियों? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। साथियों योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, इसी को कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। दीपक समाचार देख रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? संकेतार्थ, निश्चयार्थ, विद्यार्थ, संदेहार्थ। साथियों क्या है? निश्चयार्थ है। ठीक है, निश्चयार्थ क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयार्थ वृत्ति कहते हैं। दीपक समाचार देख रहा है, राम ने खाना खा लिया है, ये सब क्या है? निश्चयार्थ वृत्ति हैं। तो साथियों कैसी लगी आपको यह प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छी हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा।